नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम दृष्टि IAS संस्थान के 10 UPPCS के पेपर सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं UPPCS का मॉडल टेस्ट संख्या 11। क्या है? हेनले इंडेक्स 2024 के अंतर्गत 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 80। तो सबसे पहले मित्रों ये समझते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। क्या ये वो होता है जिसमें किसी देश के सभी नागरिकों के पास पासपोर्ट उपलब्ध हो? इसके बारे में ज़रा समझते हैं। तो मित्रों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है हर साल जनवरी माह में। यदि हम बात करते हैं हेनले इंडेक्स के जो आपके उसके इंडेक्स हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको, तो हेनले इंडेक्स किसी देश का बेहतर तब होता है जब उस देश के नागरिकों को किसी दूसरे देश में जाने के लिए पहले से ही वीज़ा उपलब्ध हो, यानी वीज़ा ऑन अराइवल उपलब्ध हो। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं उन देशों के नागरिकों को जिनको किसी अन्य देश में जाने के लिए वीज़ा के लिए पहले से अप्लाई या वीज़ा की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, तो इसका इंडेक्स काफ़ी बेहतर होता है। तो इसी सिलसिले में अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत का यहाँ पर स्थान 80वां है। कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। कौन सा है मित्रों? 80वां स्थान है भारत का। ठीक है, और यह रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? इस्माइली ऐसे पढ़ सकते हैं। मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इस्माइली मंदिर परियोजना, जैसे अगर हम बात करें केवल इतना ही शब्द ले लें SM, तो मित्रों SM का मतलब होता है संभलपुर। क्या है? संभलपुर। ये महानदी के तट के पास एक शहर है जिसका नाम है संभलपुर, और वो कहाँ पर पड़ता है? वो मित्रों पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो महानदी, तो इस मंदिर में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और लोक नृत्य के आधार की उपलब्धता के साथ या उनके अभिलाक्षणिक गुणों के साथ साथ वहाँ पर आसानी से यात्रा का समायोजन किया जाता है। लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सोमेश्वरी देवी, कौन सी हैं? सोमलेश्वरी देवी के दर्शन करते हैं। तो ये जो मंदिर है मित्रों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सोमलेश्वरी देवी का मंदिर मित्रों 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, बात समझे आप? तो ये सोमलेश्वरी मंदिर देवी में ये इस्माइली परियोजना के अंतर्गत लोगों को तीर्थ यात्रा, आध्यात्म और सांस्कृतिक ज्ञान देने के लिए वहाँ पर उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए सविता कांसवाल, ऑप्शन बी प्रभा आत्रे, ऑप्शन सी बेल्ले मोनप्पा हेगड़े और ऑप्शन डी ऊषा बारले। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हाल ही में भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता कांसवाल को राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है, इनके पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार 3 वर्षों में दिया जाता है। भूमि, पृथ्वी, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधि करने के लिए, यानी जल, थल और यर सब में साहसिक इन क्षेत्रों में साहसिक
कार्यों के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कारों के साथ प्रदान किए जाते हैं मित्रों। ठीक है। अगर हम सविता कांसवाल के बारे में बात करें तो सविता कांसवाल 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर यदि हम जलवायु सम्मेलन के बारे में बात करें तो मित्रों जलवायु सम्मेलन जो है वो 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 12 और जनवरी 2024। और उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया था। और यदि इस सम्मेलन के थीम के बारे में बताएं तो इसका विषय जो था, इसके विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका विषय था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ये इसका क्या था? थीम थी, विषय था। ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। युवा निधि योजना शुरू की गई। कौन सी योजना मित्रों? युवा निधि योजना। युवा निधि योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है केरल और ऑप्शन डी दिया गया है कर्नाटक। तो युवा निधि अगर हम बात करें मित्रों तो जैसे कि आप जानते हैं भारत में युवा दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी विवेकानंद की जयंती पर ही यहाँ पर युवा दिवस मनाया गया होगा और यहीं पर युवा निधि की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा के अंतर्गत होगा क्या कि उस राज्य में सभी स्नातक और परास्नातक छात्रों को क्या दिया जाएगा कि उनको सहायता दी जाएगी, उनको मॉडर्न सहायता दी जाएगी और 2 वर्षों की अधिकतम सहायता अवधि के दौरान उन्हें इसमें अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा अपने युवा स्नातकों को दी गई है। 2 वर्ष के लिए क्या दिया जाएगा? स्नातकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्नातक और परास्नातक जो कर्नाटक के हैं या कर्नाटक में रह रहे हैं लेकिन कर्नाटक की भूमि पर ही हों। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की एक पहल है यस बैंक की, IDBI बैंक की, SBI बैंक की, एक्सिस बैंक की। तो क्या जानते हैं आप ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट का मतलब? यानी कुल मिला के यहाँ पर आप ये तो चीज़ समझ गए होंगे, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। यानी कोई भी ऐसी परियोजना जो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड हो और इन्वायरमेंट को बिना क्षति पहुँचाए, उसके लिए इको फ्रेंडली हो, तो ऐसी परियोजना के लिए शुरू किया गया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। और ये टर्म डिपॉजिट पर्यावरण अनुकूल पहलों को समर्थन देने के लिए SBI द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? SBI के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर इस टर्म डिपॉजिट के बारे में और भी बात करें तो ये बैंक द्वारा जनता को दी जाने वाली सामान्य ब्याज दर इस प्रकार होगी कि 1111 दिन की जमा पर 6.6 से 5%, 1777 दिन के लिए 6.65, 2222 दिनों के लिए 6.40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है? अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? ऑप्शन ए अयुत्थाया फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश और
थाईलैंड। तो यहाँ पर यदि नाम से बड़ा विचित्र लग रहा होगा आपको, ये अभ्यास भारत में 22 से 23 दिसंबर के बीच किया गया था। किस देश के साथ? ये अभ्यास भारत ने किया है थाईलैंड के साथ। और यदि हम अयोध्या अभ्यास का अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है अजय। क्या होता है? अजय। और ये भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों की बायलैटरल संबंधों में परिवर्तन और वर्षों से चले आ रहे इन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के तौर पर किया जाता है। सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन सी है आपका गुरुग्राम और ऑप्शन डी है आपका पुणे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में बात करें तो ये 17 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में। और यदि इसके आयोजकों के बारे में बात करें मित्रों, तो इसके आयोजक जो थे जैव प्रौद्योगिकी विभाग संस्थान के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB यानी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ये 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 9वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है जरा इसे देखते हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित संगठन द्वारा में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कैप वर्दे, ऑप्शन बी कह रहा है थाईलैंड, ऑप्शन सी कह रहा है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कह रहा है कोमोरोस। ऑप्शन समझते हैं WHO द्वारा जो किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया है। तो हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त किया है? तो WHO ने अब कैप वर्दे और मॉरिशस को क्या कर दिया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अल्जीरिया, मॉरिशस और कैप वर्दे, ठीक है, मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। ये तीसरा देश बन गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम जरा मलेरिया मुक्त के बारे में बात करें तो मलेरिया मुक्त किसी देश को तब घोषित किया जाता है जब लगातार पिछले 3 वर्षों में कोई भी मलेरिया का पेशेंट उस जगह ना मिला हो। बात समझे मित्रों? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पर। क्या है क्वेश्चन नंबर का? अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? उसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? उत्तर प्रदेश ने 75वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2024 ठीक है, 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 या 24 जनवरी 2024। तो उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस आप जानते होंगे, यहीं से अंदाज़ा लग गया होगा 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अब इसके पीछे के इतिहास के बारे में बात कर लें। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविनेंस के नाम से गठित हुआ था। यूनाइटेड प्रोविनेंस जो था उसके नाम से प्रोविनेंस जो था उसी को क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, बात समझे? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में समवेत गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? समवेत गुरुकुलम सैनिक गर्ल्स स्कूल के उद्घाटन के बारे में यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
मनाया गया? तो ऑप्शन ए देखते हैं गोरखपुर, ऑप्शन बी देखते हैं मथुरा, ऑप्शन सी देखते हैं लखनऊ, ऑप्शन डी देखते हैं प्रयागराज। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो बात यहाँ पर सैनिक गर्ल्स स्कूल के बारे में बात करें तो मित्रों, सैनिक गर्ल्स स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 1 जनवरी 2024 में राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी 1 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह पहला पूर्णतः गर्ल्स स्कूल होगा जिसमें 870 गर्ल्सों के पढ़ने की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? पराक्रम दिवस निम्नलिखित की जयंती पर मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस अगर यदि हम बात करें तो वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ऑप्शन देखते हैं, ए लाला लाजपत राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी सावित्रीबाई फुले, डी सुभाष चंद्र बोस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 जनवरी को किस जन्म दिवस होता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मित्रों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा की है। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना कि 2024 से यहाँ पर आपदा प्रबंधन अब इस पुरस्कार की भी घोषणा की जाने लगी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक द्वारा, केरल द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या जम्मू कश्मीर द्वारा? तो के स्मार्ट के बारे में यदि हम बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो मित्रों के स्मार्ट जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा, केरल द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या जम्मू कश्मीर द्वारा। तो ये जो शुरू किया गया है के स्मार्ट ऐप लॉन्च वो किसके द्वारा किया गया है? केरल सरकार के द्वारा। और यानी केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन है जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थान को सभी सेवाओं के एक एकीकृत डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यानी ऐप में 35 विभिन्न मॉड्यूल के काम होंगे। यानी जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, भूमि लेख निकलवाने हैं, तो ये सारे कार्यक्रम इसी के स्मार्ट के अंतर्गत से इस ऐप के द्वारा आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? इसे समझते हैं। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो मित्रों विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है ठीक है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1949 को ही भारत की ओर से सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया गया था। यदि यहाँ पर हम इनके हिंदी सचिवालय की बात करें तो हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित नहीं है, बल्कि हिंदी सचिवालय जो है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। कहाँ पर है मित्रों? पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, जबकि पहला हमारा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हिंदी के बारे में और बात करें तो 343 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, ये 343 में कहा गया है। और 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऑपरेशन अमृत
अमृत संबंधित है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने से, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से, एंटीबायोटिक के आधिकारिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑपरेशन अमृत जो है वो किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। और ये जो शुरू किया गया है वो केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत फार्मेसियों को एंटीबायोटिक की बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा और एक पोस्टर प्रदर्शित करना होगा जिसमें यहाँ उल्लेख होना चाहिए कि डॉक्टर के सुझाव के बिना एंटीबायोटिक नहीं बेची जाएगी। जनता इस उपाय के गैर अनुपालन पर रिपोर्ट औषधि नियंत्रण के विभाग को भी शिकायत कर सकती है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो 2018 में केरल भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप रोगाणु प्रतिरोध यानी AMR पर राज्य कार्य योजना के शुरू करने वाला पहला राज्य है। यानी एंटीबायोटिक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए केरल सरकार ने ये निश्चित किया है कि बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर एंटीबायोटिक कोई नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात, और इसके लिए आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं यदि कोई इसका अनुपालन नहीं कर रहा होगा। तो किस सरकार द्वारा किया गया है? ये केरल सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? तो ऑप्शन ए प्रीति रजक, ऑप्शन बी माधुरी कानिटकर, ऑप्शन सी शीला एस मथाई और ऑप्शन डी प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय सेना में पहली सूबेदार जो महिला बनी है उसका नाम क्या है? तो बात करते हैं कि वो हैं आपकी 28 जनवरी 2024 को बनने वाली प्रीति रजक। कौन है? प्रीति रजक को भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यदि हम आगे बात करें तो 22 दिसंबर 2022 को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के में ये शामिल हुई थी और यह शूटिंग वर्ग में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी थीं। इन्होंने चीन में ग्वांगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान महिला ट्रैप में रजत पदक ग्रहण किया था 19वें एशियाई खेलों में। ठीक है मित्रों, 19वें एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक ग्रहण किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैजंती माला बाली, ऑप्शन बी कौनी डेला चिरंजीवी, ऑप्शन सी बिंदेश्वर पाठक या ऑप्शन 4 पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्म विभूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो इन सभी लोगों को इस वर्ष दिया गया है। यानी ऑप्शन में अगर हम जाएं तो ये सभी लोग पद्म विभूषण पाने वाले भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? खंजर अभ्यास के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस किस के बीच खंजर अभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी रूस। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें जो खंजर अभ्यास है वो 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के मध्य हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश के बकल हॉल में किया गया है। और ये खंजर अभ्यास जिस देश के साथ मिलकर किया है वो देश कौन सा है? हमारा किर्गिस्तान है मित्रों। कौन सा है? किर्गिस्तान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाल ही में कच्ची खेरक को भौगोलिक टैग यानी GI टैग मिला है, वो संबंधित है कच्ची खरेक। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे कच्ची खेरल के रूप में देखा गया है
ठीक है। तो कच्ची खरेक की अगर हम बात करें तो मित्रों ये जो है ये खजूर की क्या है, देसी प्रजाति है। किसकी है? खजूर की देसी प्रजाति है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में कहाँ पर खजूर पैदा होता होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो देश राज्य दिए गए हैं उनमें लगभग 3 राज्य ऐसे हैं जो उष्ण क्षेत्र में स्थित हैं, चारों राज्य। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो खजूर है वो इनमें से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? वो गुजरात को जीआई टैग मिलने वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पर। राष्ट्रीय युवा दिवस, अभी ये बताया था मैंने आपको, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी या ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो मित्रों युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, किसकी? स्वामी विवेकानंद की जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, उसे समझते हैं। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग, ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी अरविंद पनगड़िया, सी गिरीश मुर्मू, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है मित्रों? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। और इस आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक क्या रहेंगी? 2030 तक इनकी गठन की सिफारिशें लागू रहेंगी। यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा अरविंद पनगड़िया ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2000 शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करते हैं। 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल 2026। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 पे अभियान निम्नलिखित में से आरबीआई ने, एसबीआई ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या यस बैंक ने? तो आरबीआई द्वारा 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले के प्रत्येक बैंक के से शीर्ष 100 दावा न किए जाने वाले जमाओं का पता लगाने और उसका समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। यानी प्रत्येक जिले का जो शीर्ष बैंक होगा तो ऐसे एनपीओ के बारे में बताना है जो जमा नहीं किए जा रहे हैं, यानी उसकी अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 100। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23, इसे समझते हैं। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्स्केदी को राष्ट्रपति चुना गया। ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, बी अंगोला का, सी घाना का या डी नाइजीरिया का? तो फेलिक्स त्स्केदी को जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं मित्रों? तो फेलिक्स त्स्केदी को राष्ट्रपति किसका बनाया गया है? तो वो हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फेलिक्स यानी कांगो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन से देश में भूकंप प्रभावित हुआ था? 1 जनवरी 2024 में ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी क्यूबा। तो जापान मौसम विभाग द्वारा ईसाकावा, निगाटा और टोगामा प्रांत में सुनामी के साथ साथ भूकंप को भी महसूस किया गया है। यानी 1 जनवरी 2024 को कहाँ भूकंप आया था? जापान में भूकंप आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भानु झा, प्रशांत मेहता, राजकिशोर सिंह, BR कंबोज।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर यदि मित्रों हम बात करते हैं तो किसे सम्मानित किया गया है, तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो हैं चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के वो हैं ये कुलपति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस राष्ट्र ने यानी किस देश ने? भूटान ने, कजाकिस्तान ने, तजाकिस्तान ने या किर्गिस्तान ने? तो यहाँ पर यदि हम बात करें हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है और उसके संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है, तो वो राज्य है या वो राष्ट्र है आपका कौन सा? किर्गिस्तान। कौन है मित्रों? किर्गिस्तान। और अभी किर्गिस्तान के साथ ही तुमने कौन सा अभ्यास किया था? अभी किर्गिस्तान के साथ तुमने खंजर अभ्यास किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो किस क्लास तक की ये है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके साथ की है, जरा उसे समझते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा 6 से 12, 1 से 5, 9 से 12 या 6 से 10। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पहली बात तो ये समझ लीजिए जिसका लक्ष्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव कराना है, ठीक है, जिसका लिए उन्हें नेतृत्व गुणों के एक साथ सशक्त बनाया जा सके। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को एकीकृत और मजबूत प्रतिबद्धता को प्रेरित करने के लिए की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया गया है और ये किया गया है क्लास 9th to 12th, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है 28? इसे समझते हैं। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ाना, ऑप्शन बी आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्मार्ट 2.0 का क्या है, तो शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर स्मार्ट 2.0 जो है वो किसके अंदर शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेदिक अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा स्मार्ट से? तो इसका स्मार्ट 2.0 से जो सही होगा वो होगा शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों के आपसी सहयोग से आयुर्वेद प्राथमिकता के क्षेत्रों को मजबूत और नैदानिक उत्कृष्टता आए, इसलिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की प्रस्तावित क्षमता क्या है? ए 20 मेगावाट, बी 30 मेगावाट, सी 40 मेगावाट और डी 50 मेगावाट। बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 30 और ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 50। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 50 मेगावाट शुरू किया गया है नवीकरणीय और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नीडा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है? सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? सप्त सिंधु यानी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। सप्त सिंधु के बारे में यदि हम बात करें तो सप्त सिंधु का मतलब है सिंधु की 7 नदियाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, ठीक है,
प्लस सतलज प्लस एक नदी और जिसका नाम है सरस्वती, यानी सिंधु और सरस्वती के बीच स्थित इन पांचों नदियों के जो क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो उल्लेख किस वेद में है? वो उल्लेख है हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, उसे समझते हैं। जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका उत्तर सही है, तो ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व की विश्वास नहीं करता। तो मित्रों जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल सही, ईश्वर को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये हम यहाँ पर बात यही भी बता दें, ये आत्मा में विश्वास करता है। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सीधी बात, नो बकवास, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है? बौद्ध परिषदों के उल्लेख स्थान निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? राजगृह, 2 है पाटलिपुत्र, 3 है वैशाली, 4 है कश्मीर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बौद्ध परिषदों का उल्लेख के बारे में बात करनी है, कौन सी बौद्ध परिषद को सबसे पहले हुई थी, तो मित्रों यदि हम बात करते हैं सबसे पहले जो बौद्ध परिषद हुई थी वो आपकी राजगृही वाली बौद्ध परिषद सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी? राजगृह में महात्मा बुद्ध के मरने के तुरंत 483 BC के आसपास ये हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक के द्वारा वैशाली में 383 BC के आसपास कराई गई थी। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा 283 में कराई गई थी। और चौथी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो आज से लगभग 72 ईस्वी में इसे कश्मीर में कनिष्क के द्वारा कराया गया था। तो आप क्रम समझ गए होंगे, पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। 1 3 2 4 देखें जरा, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। 1 3 2 4 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी श्री सतकर्णी, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी हाल। तो सातवाहन जो कि मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में दक्कन में आया था और उस पर स्वतंत्र 450 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया था। और ये पहले दक्षिण भारतीय शासक थे जो उत्तर भारत की ओर बढ़े थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सातवाहन की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34? इसे समझते हैं। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है नंबर, भारतीय और ग्रेको रोमन तत्व का मिश्रण था। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था, क्योंकि इस समय के जो गांधार कला के जो चित्र बनाए जाते थे उसमें मानवीय आकृतियों को स्पष्ट उल्लेख, यानी जैसे अगर हम बात करें आँखें, नाक, कान, गाल, ओंठ, कर्ण यानी कान, इन सबों को ही बड़ा स्पष्ट और सुंदर मनमोहक बनाया जाता था और इंडो ग्रीक कल्चर पर बेस्ड थे। यानी ये जो पहला पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। गांधार कला का मुख्य महायानवाद था, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये महायान यानी बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय थे उससे ज़्यादा प्रेरित थे। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हैं, ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाइयान, ऑप्शन सी प्लिनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा
चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय? तो मित्रों, हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वो थे आपके कौन? हुएनसांग। हुएनसांग चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन के समय की भारत की व्यवस्था के बारे में बताया और उस समय ये कहा था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजा तो था लेकिन राजा का कंट्रोल या ये कई कानून व्यवस्था इस समय की नहीं थी। वो स्वयं अपने आप में बताता है कि मैं स्वयं लूटा गया था कई बार। इसके बाद और भी बता दें, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36, इसे समझते हैं। पल्लव निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? तो जैसा कि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो भारत का सबसे प्रतापी राजा था और समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को उत्तरापद, दक्षिणापद और मध्य प्रांतों से जीत लिया था। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहासकारों ने इसे कहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से राजा को पराजित किया था, तो मित्रों समुद्रगुप्त ने 9वीं शताब्दी में 250 से 350 ईस्वी के आसपास पल्लव शासकों को पराजित किया था। ठीक है, और पल्लव शासकों के जो ये शासक हैं जो समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त थे, जो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के समय पल्लव शासक थे जो पराजित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों बोरोबुदुर मंदिर जो है वो किसके द्वारा कराया गया था निर्माण? यदि हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन दिया गया है चोल शासक, ऑप्शन बी पल्लव शासक, ऑप्शन सी शैलेंद्र शासक और ऑप्शन डी आपके अहोम शासक। तो बोरोबुदुर मंदिर 9वीं शताब्दी तक जावा शैलेंद्र साम्राज्य का भाग बना रहा और बाद में स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में यह बना। जावा ने बोरोबुदुर मंदिर सहित शैलेंद्र शासक के तहत कला और महानता का वैभव प्राप्त किया। ठीक है, भारतीय और जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक के तौर पर 750-850 में ये बनाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत और जावा यानी जावा द्वीप की जो कला है उससे प्रेरित है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो छत बनाई जाती थी मित्रों वो सीढ़ी नुमा छत होती थी, यानी सीढ़ीदार सोपान युक्त छत का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी आपके चंद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। और उनके शासनकाल में सामान्य शांति और समृद्धि के चिन्ह इसमें अभिलिखित किए गए हैं। ठीक है, उसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और सबसे महत्वपूर्ण काम पुष्यमित्र नामक एक शक्तिशाली कबीले ने गुप्त सेना को पराजित किया और मध्य एशिया से हूणों की एक शाखा को हिंदुकुश पर्वतों को पार करके भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किया था। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय कौन है? आपके कुमारगुप्त हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरापाषाणिक स्थल सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, मध्य भारत में है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, भीमबेटका मध्य भारत में है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी पे हैं, पोटवार दक्षिण भारत में है, सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत में है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है ये स्थल जो दिए गए हैं इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यदि हम बात यहाँ पर कर लें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो मित्रों भारत में पुरापाषाण काल के बारे में जो ये बात की गई है तो
भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, मध्य भारत में है, ये बिल्कुल सही है। आदमगढ़ नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ये भी सही है। पोटबार का पठार दक्षिण भारत। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, पोटबार का जो पठार है वो दक्षिण भारत में न होकर ये आपके सोन घाटी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोन घाटी में ही स्थित है। ये क्या है आपकी? गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। जबकि सोन घाटी उत्तर पश्चिमी भारत, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम दक्षिण भारत में पुरापाषाण स्थल के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मिलेंगे और चेन्नई के पास अतिपरक्कम में ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? उसे समझते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। 2. राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। निम्नलिखित कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो यदि हम राष्ट्रकूटों को समझें तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और आधुनिक मान्यखेत या माल्यखेत में इस क्षेत्र में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रकूट के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रकूटों के दौरान ही अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था और उसने अपने दौरे में बताया था कि बलाहारा और बल्लभ राजा भारत के सबसे महान राजा थे और अधिकांश भारतीय शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऑप्शन दोनों हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं बातें, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है? रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1235, सी 1236 और डी 1237। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, तो मित्रों रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थीं जिसको उनके पिता इल्तुतमिश के द्वारा भारत की सुल्तान या दिल्ली की सुल्तान घोषित किया गया था। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक भारत में उस समय पहली भारतीय महिला के तौर पर शासिका बनी, तो ये उस समय के तौर पर एक अपने युग से आगे की परिकल्पना के तौर पर देखी गई, जो कि बाद में लोगों के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अलग बात है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली की सुल्तान ये बनी थी 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42? निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत के संपर्क में देखते हैं, अश्वातार घोड़सवार होता था, बिल्कुल सही है। खूत के बारे में बात करें तो जो सूत लेता था वो खूत लेता था, ये भी व्यापारी, सही है। सहना के बारे में बात करें तो मंडी नियंत्रक अधिकारी होता था। ठीक है, मंडी नियंत्रक अधिकारी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर मित्रों जो खूत है उसे मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये मुकद्दम होता था, जिसे व्यापारी कहा जाता था। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर होगा, बाकी सही सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 43? मूल रूप से लिखी गई तुझके बाबरी की भाषा क्या है? यानी जो बाबर ने लिखी है तुझके बाबरी, उसकी भाषा फ़ारसी है, तुर्की है, अरबी है, उर्दू है। तो तुझकी बाबरी जो भाषा है वो किस भाषा में लिखी गई है मित्रों? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर भी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44? उसे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गजे सिकंदरी, किसे? गजे सिकंदरी पद का तात्पर्य है ए भूमि मापन के पैमाने से, कपड़ा मापन के पैमाने से, अनुदूतित फारसी रचनाओं से। तो गजे सिकंदरी जो है मित्रों वो लोदी वंश के महान शासक, क्या नाम था? सिकंदर लोदी। क्या नाम था मित्रों? सिकंदर लोदी द्वारा
शुरू किया गया था और उसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। तो इसी गजे सिकंदरी को क्या कहा जाता है? भूमि पैमाइश के तौर पे देखा जाता है। यही गजे सिकंदरी आगे जाके शेरशाह सूरी यूज़ करेगा और उसमें अब उसका पैमाना आएगा, फिर यही आगे जाके आपके अकबर द्वारा शुरू किया जाएगा भूमि पैमाइश के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, उसे समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित ऐसे कौन सा कथन सही है? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की। ओके, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों में सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्य में रेजिडेंट नियुक्त किए, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन नियमित रूप से सीधा सैन्य कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि आगे वो रिंग ऑफ फेस, फेरे की नीति, सहायक संदेश तौर पर वो राज्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा केवल एक कथन है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। तो महालवाड़ी अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो उत्तर भारत में हुआ था, रैयतवाड़ी साउथ इंडिया में हुई थी और आपकी जमींदारी बंगाल रीजन में हुई थी। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में आपकी महालवाड़ी की गई थी। तो यहाँ पर ये देखें ऑप्शन में दिया है 1792 में, तो ये मित्रों जमींदारी प्रथा के लिए है, ये सही नहीं है। ठीक है, 1799 भी सही नहीं है, 1815 भी सही नहीं है, सही है 1822 महालवाड़ी क्षेत्र में शुरू की गई थी। और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे मित्रों? हॉल्ट मैकेंजी जो थे, इन्होंने ये सुविधा शुरू की थी महालवाड़ी रेवेन्यू के लेने की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा, श्री B.R. अम्बेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो कि शुरू किया गया था E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा, ये एक प्रकार जो किया गया था वो 1925 में शुरू किया गया था अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए। क्या? अनटचेबिलिटी समाप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? अच्छा, स्थायी रूप से महात्मा गांधी अगर हम बात करें तो कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी की बर्थडे कब हुआ था? ऐसे ज़रा देख लो, 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे और 1915 में स्थायी रूप से साउथ अफ्रीका लौटे थे, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उम्र कितनी हो जाएगी? तो मित्रों यहाँ पर उम्र है आपकी 46 ईयर, यानी 46 साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है? किसी बैंक का आरक्षित नकदी अनुपात CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो निर्धारित किया जाता है RBI द्वारा, स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या नन ऑफ दीज के द्वारा। तो आप जानते हैं SLR हो, CRR हो या रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, ये सारी चीज़ें RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर निर्धारित करती है। इसका मतलब ये है कि बैंक को इतना कैश सदैव अपने यहाँ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50? इसे समझते हैं। निम्नलिखित मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मुद्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, तो ये बात बिल्कुल सही
है, आय की वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि बिल्कुल होगी। ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग घट जाती है, क्योंकि जब ब्याज दरें ऊंची होंगी तो लोग सारा रुपए बैंक में जमा करने जाएंगे। तो यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51, उसे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी यानी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल सहयोग रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज़ के विकास हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो MGT माइटोकॉन्ड्रियल जो होती है वो एक ऐसी तकनीक होती है जो जटिल से सम प्रक्रिया जिसमें माता पिता दोनों के आनुवंशिक सामग्री लेते हुए शिशु के स्वास्थ्य माइटोकॉन्ड्रियल विरासत में प्राप्त होते हैं। यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज़ के विकास हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए एरियोलर, ऑप्शन बी बसामय ऊतक, ऑप्शन सी कांड्रा, ऑप्शन सी डी एपिथीलियम। तो मांसपेशियां जो होती हैं वो कांड्रा की सहायता से आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सोडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है, तो स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग जो है मित्रों वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है इसे समझते हैं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, किडनी में, लीवर में, थायराइड में या क्षुद्रांत्र में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कुफर कोशिकाएं जो होती हैं यकृत में पाई जाने वाली मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं जो शरीर में सबसे अधिक संख्या में मिलने वाली ऊतक हैं। इन्हें पहली बार 1876 में कार्ल विमेन वॉन कुफर द्वारा सर्टन लेजन के रूप में वर्णित किया गया था। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो ब्लैक होल की भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर, बी लियोन मिशेल, सी आइंस्टीन, डी सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पलायन वेग और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था और यही हमारा आंसर होगा। आइंस्टीन के बारे में यदि हम बात करें तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत 1916 में दिया था। ठीक है, और 110 वर्ष पहले ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी जो की गई थी वो जॉन मिशेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई या मात्रक क्या है। विद्युत आवेश ऑप्शन ए एम्पियर है, बी वोल्ट है, सी वॉट है और डी कूलाम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एम्पियर की जो किसका मात्रक है, तो एम्पियर मित्रों विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट की अगर हम बात करें तो ये किसका मात्रक है, तो ये आपका वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, और यदि हम वाट की मात्रा कार्य करें तो ये सामर्थ्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, पावर, सामर्थ्य का मात्रक है। और कूलाम की यदि हम बात करें तो यही हमारा राइट आंसर है, कूलाम ही विद्युत आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम,
सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम। तो ये जो सारी धातुएं हैं ये मृदा धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जबकि मैग्नीशियम आपकी क्षार धातु नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ दूसरे आवर्त सारणी में है और ये जो पहले आवर्त में तीनों मृदा धातुएं हैं ये सारी क्षार धातुएं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड के स्रोत सही नहीं हैं। नींबू में मेथेनोइक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो नींबू की बात इन्होंने की है, तो नींबू जो खट्टा होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल नहीं, उसमें होता है आपका क्या? उसमें होता है आपका साइट्रिक अम्ल। क्या होता है मित्रों? साइट्रिक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल की अगर हम बात कर दें तो ये डंकों में होता है, जैसे चींटी का डंक हो गया, जो चींटे बीटे खाते हैं और आपके चित्के पड़ जाते हैं तो उसमें वो एसिड छोड़ते हैं और वो एसिड आपका मेथेनोइक एसिड होता है। तो नींबू में साइट्रिक होता है, यही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर होगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड। तो बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम के बारे में यदि हम बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा जो है उसका मतलब खाना पकाने वाला सोडा होता है और खाना पकाने वाला जो सोडा है उसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है और जिसके बीच में H हो वो बाई बन जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके फॉर्मूले को अगर हम बात करें NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो चमगादड़ दिया है, डॉल्फिन दिया है, हाथी दिया है, तो हम जानते हैं कि डॉल्फिन को सुनाई नहीं देता है, वो ध्वनि उत्पन्न करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही चमगादड़ को सुनाई नहीं देता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? उसे समझते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। दिसंबर में ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पर विषुवत के स्थित उच्च दाब क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पवनें एकत्रित होती हैं। तो विषुवत क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। पहली बात तो ये समझ लो, जहाँ उच्च वायुदाब नहीं, जहाँ आपका कैसा होगा दाब? निम्न वायुदाब होगा, जबकि टेम्परेचर उच्च होगा, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, ITCZ 20 डिग्री 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इसी के मध्य होता है। और अगर हम व्यापारिक पवनों की बात करें 40 से 60 डिग्री के बीच में ये चलती हैं, ये बात हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, सॉरी ये भी गलत होगा, हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है मित्रों। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ITCZ है वो 20 से 25 उत्तरी अक्षांश के पास गंगा का मैदान है, जहाँ पर नहीं होता। ये 40 से 60 के बीच में होता है। किसके बीच में? 40 से 60, यानी दोनों गलत, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर और नॉर्वेस्टर या लू। तो ये जो वर्षा है जिसमें कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, इसे कहा जाता है कॉफ़ी की इंग्लिश ब्लॉसम फूल की, तो इसे चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम सावर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये देखिए अरब सागर में कौन सा बंदरगाह इनमें से है? तो बात करते हैं, ये सारे के सारे आपके अरब सागर में ही हैं। मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मर्मुगवा गोवा, ठीक है, और आपका कौन सा बचा? कोच्चि। तो अरब सागर की जो रानी के तौर पे जाना जाता है तो वो केरल पे बना हुआ कोच्चि बंदरगाह है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पोगा घाटी स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी लद्दाख में और डी जम्मू और कश्मीर में। तो ये जो घाटी स्थित है पोगा घाटी मित्रों, तो ये आपकी लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्ट लेक जो लद्दाख से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चांगनाथ घाटी पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है? भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 से 21, ऑप्शन बी है 21 से 51, ऑप्शन सी है 51 से 81 और ऑप्शन डी है 81 से 2000। तो यदि हम बात करते हैं जनसंख्या की स्थिर वृद्धि जो अवधि है वो कौन सी है? स्थिर वृद्धि अवधि जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि को अशोधित जन्म दर से अधिक थी, जिससे विगत प्रवस्था की तुलना में वृद्धि उच्चतर है। तो कौन सी है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर 66? उसे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सी बात बिल्कुल सही होगी। तो जनसंख्या क्या है? 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो मित्रों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपके पश्चिम बंगाल का है। किसका है मित्रों? पश्चिम बंगाल का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात करें तो इसका 1028 है, ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बात करें तो 365 है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है, ठीक है। केरल की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 860 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन ये रहे हमारे बी बिल्कुल सही बैठेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है 67? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल के 3 फसलें उगाता है जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है? तो चावल की 3 फसलें उगाने वाला राज्य महाराष्ट्र है या पंजाब है या वेस्ट बंगाल है या गुजरात है? तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें चावल की खेती सर्वाधिक बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में होती है, जहां पर ये तीनों फसलें उगाई जाती हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? बैतरणी, इंद्रायणी, वंशधारा, कन्हार। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें जो इंद्रायणी है वो महाराष्ट्र के लोनावला के पास सह्याद्री के कुरवंडे से निकलती है और भीम नदी में मिल जाती है, ठीक है। और पुणे के प्रमुख क्षेत्रों से होकर यह बहती है। वंशधारा की बात करें तो ये उड़ीसा से निकलती है, कालाहांडी में होती हुई आंध्र प्रदेश में स्थित कलिंगपट्टम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैतरणी की, तो बैतरणी उड़ीसा के कोंजर जिले से गुप्त गंगा पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। कन्हार की बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की सोन नदी की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में? इंद्रायणी ही महाराष्ट्र में सहायक नदी, भीम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? उसे समझते हैं।
सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे बताना है एक धातु हैं उनको और उनके अयस्क के तौर पे बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम जो जिसका अयस्क होता है वो है आपका बॉक्साइड। आयरन के बारे में यदि हम बात करें तो आयरन जो है वो है आपका क्या, सिडेराइट, मेलाटाइट और स्प्लेराइट। तो आयरन जो है आपका वो सिडरेराइट के तौर पर जाना जाता है। तांबे के बारे में यदि हम बात करें तो कॉपर, पायराइट, कैलामाइन, जिंकाइट, ठीक है, क्यूप्रस और मेलाकाइट है। तो मेलाकाइट यानी 2 और जिंक के बारे में बात करें तो स्पेल्क यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, बालूकास्म, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कायांतरित सेल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है आपका ग्रेनाइट। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिला दो। तो ये हैं आपके अनुच्छेद 163, 153, 169 या 172। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद यानी 2 नंबर। 153 की बारे में बात करें तो 153 क्या होगा, राज्य विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन, ये आपका 169 में होगा, ठीक है। 172 की बात करें राज्य में विधानमंडलों की अवधि और राज्यों का राज्यपाल, ये 103 में होगा और ये 172 4 में होगा, यानी 2 3 1 4। ऑप्शन देखते हैं 2 3 1 4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72, उसे समझते हैं। भारत के महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते नहीं, ये भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत हो गया है। केग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा के सदस्य के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपने पद को रिक्त कर देगा, ये बात बिल्कुल सही है। यह जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होगा। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण की अनुशंसा की है, मंडल आयोग, हंटर आयोग, सरकरिया आयोग और कोठारी आयोग। तो ये जो की गई है किसके द्वारा की गई है, ये की गई है मंडल आयोग के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, मंडल आयोग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य विधायिका के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, तो ये किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76, उसे देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकार किया जा सकता है। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, पूर्णतः गलत हैं। किसी भी सदन में नहीं, केवल लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में संशोधित या स्वीकार की बात यहाँ पे करें तो राज्यसभा में इसे संशोधित या स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हमारा
सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? काशीराम, GML बालयोगी, PL पुनिया, बंगारू लक्ष्मण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? GMC बालयोगी पहले दलित अध्यक्ष थे जो 1996 में बने थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? आश्रय का अधिकार यानी निवास का अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? विदेशी यात्रा करने का अधिकार। ओके, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ओके, आत्महत्या का अधिकार। तो जीवन का अधिकार की बात की गई है, इसमें हत्या के अधिकार या सुसाइड की बात नहीं की गई, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इस संविधान में न्यायालय ने 21 में निजता का अधिकार दिया है, विदेशी यात्रा का अधिकार दिया है, आश्रय का अधिकार दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। राज्यों की परिषद के सदस्य नामांकन की विशेषताएं कहां से ली गई हैं? राज्यों के परिषद के सदस्य की नामांकन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मित्रों कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ये है धन विधेयक केवल इसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं की जाती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ये दोनों बातें धन विधेयक में संसद की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाए, यानी संसद की पूर्व अनुमति का मतलब है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निरपेक्ष आर्द्रता वायु के प्रति इकाई मात्रा में जल वाष्प का भार है। 2, महासागर की ऊपर सापेक्षित आर्द्रता सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा सही है मित्रों? तो यहाँ पर जो बात की गई है पहली बात बिल्कुल सही, जबकि महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता कम नहीं सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा कूटअक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा करता है कूटअक्षर, तो ये करता है सी, ऑप्शन ए एम हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है 83? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो गैस प्रदूषण करती है उसे ग्रीन हाउस गैस के तौर पे जानते हैं, कार्बन बढ़ाती, ये सब ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? रेशम कीटों के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो ये कहा जाता है मित्रों, जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये रेशम के कीटों को पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है, बागवानी करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है 85? माइकोप्लाज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं, ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो, तो यहाँ पर मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत जबकि दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा बानर नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, औरंगुटान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बानर कौन नहीं है? लंगूर बानर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं है? कोबरा, वाइपर, पाकुरेत और पाइथन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो सर्प है जो विषैला नहीं है वो है आपका पाइथन, बाकी ये तीनों विषैले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार क्या है? तो अखिल भारतीय WPI का थोक मूल्य का सूचकांक 2010-11, 11-12, 14-15, तो वो है आपका 11-12।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? धान, ज्वार, रागी, जई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी फसल नहीं है, तो मित्रों यहाँ पर जो फसल है वो जई है, जो वो खरीफ की नहीं रबी की फसल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी का नाम क्या है? तो WTO वाला एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और उसमें से कोई नहीं, तो वो है आपका एम्बर बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा घाटे के वित्तीय पोषण का साधन है? बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण, मुद्रा छपाई, बाह्य उधार। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा मित्रों? तो यहाँ पर जो कूट सही होगा वो होगा आपका, तीनों ये सही होंगे, यानी 1 2 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, क्या है? CRISIL, ICRA, CARE। तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्या कह रहा है 93? इसे समझते हैं। क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था में चालू एवं पूंजीगत खातों में निवल मूल्य कहा जाता है। निवल खातों को लेन देन, अदायगी संतुलन, कुल बाह्य लेन देन। तो यहाँ पर जो सही है वो है अदायगी संतुलन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, क्या है 94? इसे समझते हैं। नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करते हैं, तो पहला गलत, जबकि दूसरा बिल्कुल सही है 51 दिनों के लिए, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, बेसल समझौता संबंधित है, तो बैंकिंग क्षेत्र से ही संबंधित है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सा देश लाल सागर की सीमा साझा नहीं करता है? तो लाल सागर की सीमा से संबंधित अगर हम बात करें तो इरिट्रिया, सूडान और मिस्र, इनकी सीमा लाल सागर से लगती है, जबकि इथोपिया की नहीं लगती, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु गंगा क्षेत्र जलवायु उपोष्णकटिबंधीय, तराई जलवायु के गिरिपाद में मोटे बजरी कंकड़ युक्त संकीर्ण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा? सिंधु गंगा क्षेत्र उष्ण जलवायु, ये सही, जबकि ये गलत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, नदी घाटी परियोजनाएं नहीं है। भाखड़ा, सतलुज, मंडी, ब्यास, नागार्जुन, मंजरा और फरक्का गंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों नागार्जुन जो है वो मंजरा पे नहीं, कृष्णा नदी पर है, बाकी ये सही सुमेलित हैं, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, खादी ग्राम उद्योग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो खादी ग्राम उद्योग के बारे में यदि हम बात करें तो ये MSME के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया 2020 में, 21 में, 22 में या 19 में? तो ये शुरू किया गया था मित्रों 2021 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, तो 101 देखते हैं, पढ़िए मित्रों। भारत के राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का और शासी परिषद के सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति नहीं, इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा, केवल एक गलत, 2 सही, यानी बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति सभा के सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित विषयों में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार के बारे में बात करें, संवैधानिक मामले, नागरिक मामले, आपराधिक मामले, विशेष अवकाश, ये सभी आपराधिक
अपीलीय अधिकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है 104? निम्नलिखित कथनों में से कौन से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से सही होंगे? तो ये होंगे लोकपाल अधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रपति भी शामिल, बिल्कुल नहीं। इसके अनुसार लोकपाल 30% सदस्य एससी, ये भी नहीं, यानी एक भी सही नहीं। सी ऑप्शन हमारा जो होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है? वे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, वे भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे अनिवासी भारतीयों पर जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा वे भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आपकी ये सभी सुविधाएं शामिल हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 86 में, 88 में, 92 में, तो ये की गई थी मित्रों 88 में, 1988 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो मित्रों कौन होगा? ऑप्शन ए जॉन मॉर्डन केन्स, कार्ल मार्क्स, तो ये हैं जॉन मॉर्डन केन्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या है 109? देखते हैं, सरकार कोई भी सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय हस्तियों में काम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला सही जबकि दूसरा गलत, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या है 110? निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? एफडीआई, विदेशी संस्था, एफआईआई, सरकारी। तो पूंजी खाते के बारे में यदि हम बात करें तो आएंगे ये सारे के सारे पूंजी खाते में आएंगी, जबकि ये नहीं आती। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बाल मुख्य जिस प्रोटीन से बने होते हैं वो क्या है? तो बाल मुख जो प्रोटीन से बने होते हैं वो क्या है? अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो बने होते हैं बाल मुख्य रूप से केराटिन से, इसीलिए जब वो कटते हैं तो हमारे लगती नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी, विटामिन बी, तो ये कमी के बारे में है, तो सी यानी 4, ठीक है। बी ए बेरी B1, ठीक है 2, और B6 से होता है एनीमिया 4-3-1-2, 4-3-1-2, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या है? लोकटक झील का मेट्रो रिकॉर्ड कब शामिल किया गया? तो लोकटक झील मेट्रो रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 1993 में। ग्रीनसू ऑप्शन किससे संबंधित है? ग्रीनसू ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का नहीं सही सुमेलित नहीं है? सांडी पक्षी विहार हरदोई बिल्कुल सही है, सूर सरोवर आगरा बिल्कुल सही है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा बिल्कुल सही है, पार्वती अरंगा प्रतापगढ़ नहीं, ये आपका गोंडा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गोंडा में। यही सही सुमेलित नहीं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हेलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। क्या कह रहा है 116? इसे समझते हैं। भौगोलिक अवस्थिति सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, इसे मिलाना है। भौगोलिक स्थिति सबसे पूर्वी अगर जिले के बारे में बात करें तो मित्रों सबसे उत्तरी सिरा है हमारा सहारनपुर, यानी 2 नंबर। सबसे पूर्वी के बारे में बात करें तो शामली, सबसे पश्चिमी के बारे में, सबसे पूर्वी के बारे में बात करेंगे तो बलिया, सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो शामली, और सबसे दक्षिणी के बारे में बात करेंगे तो ये, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा से जो सीमा साझा नहीं करता उस जिले का नाम बताना है मित्रों, तो वो जिला है आपका रामपुर नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नंबर 18 पर क्या है, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका आर्यभट्ट प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में जहाँ कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, संत कबीर नगर। तो यहाँ पर कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का गोमती नदी के किनारे नहीं है, तो वो है संत कबीर नगर। कौन सा है, संत कबीर नगर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सुमंगला योजना कब शुरू की गई, तो वो 2019 में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति लॉन्च की गई। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2021। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। धमेक स्तूप ये है आपका अशोक द्वारा बनाया हुआ सारनाथ। नेक्स्ट चलते हैं, लोक नृत्य विवाह उत्सवों में दर्पण रूमाल पकड़कर किया जाता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, छपेली नृत्य के अंतर्गत। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, देखना है इसमें कौन सा सही होगा। देखते हैं, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन, हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन से आता है, क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ओजोन की बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल और धूम कोहरा औद्योगिक, यानी 4321 432 का ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्रणाली ZSI की स्थापना कब की गई, तो ये 1916 में की गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो 127 अगर हम बात करें तो ये है आपका स्वच्छेंद्रवाद का धारण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, क्या कह रहा है 128, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण रेल बजट भी शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, तो 129 की अगर हम देखें तो 129 कौन सा ऑप्शन, एक अर्ध न्यायिक है, ये सही, जबकि सदस्य पुनरुक्ति के पात्र नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 13, गांधीवादी निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, तो गांधीवादी सिद्धांत में ग्रामीण निःशुल्क विधिक सहायता ग्रामीण नहीं है, यही गलत है। बाकी 131, भारत की नोडल पुलिस एजेंसी कौन सी है। नोडल पुलिस एजेंसी के बारे में बात करें तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो नोडल एजेंसी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये है CBI। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं में उनका मतदान के आधार तक क्षेत्र सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनका स्वयं सहायता समूह, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, क्यूसानोर फॉरेस्ट डिसीज़ किससे संबंधित है, यह विषाणु परिवार, ये बिल्कुल सही है। यह बीमारी पहली बार 1996 में नहीं, ये बीमारी पहली बार 1957 में आई थी, ठीक है। तो दूसरा गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन सा पुष्प का भाग है, तो यहाँ पे पुष्प के भाग के बारे में बात करें तो जो भाग है होगा ये पुमंग, कैरलिक्स, चारों हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का विकार है, तो निम्नलिखित देश में पाचन तंत्र के विकार के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी, सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136, बायो रेडिमेशन संदर्भ में अगर हम बात करें तो बायो रेमिडेशन के संदर्भ में कौन सा सही होगा, तो ये बैक्टीरिया, ये सही, जबकि दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह के नेतृत्व किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, सिद्धू और कानू ने। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यंग बंगाल आंदोलन से कौन जुड़ा था, तो यंग बंगाल आंदोलन से हेनरी विवियन डेरेजियो जुड़े थे। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष पद किसने संभाला, तो ये अध्यक्ष पद संभाला था किसने, ये संभाला था श्रीनिवास शास्त्री ने। नेक्स्ट चलते हैं, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, ये किया गया था मित्रों लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना के बारे में बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143,
किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया था? तो रामोसी किसान सेना का वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभिक और अंतिम क्रम में विद्रोह को बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा विद्रोह कब हुआ था, तो पहला 17 और ये क्रम सही है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कहलाते हैं। नेक्स्ट 146 के बारे में, मेडेलियन अनुवांशिक है जो क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम है। जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये शहर जो है वो है आपका 1988। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, मिस्टी पहल संबंधित है। तो यहाँ पर मिस्टी पहल के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो खतरे की करीब, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन क्या है? वायु गुणवत्ता अनुसंधान प्रणाली पर्यावरण और परिवर्तन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर लगाया और से अगले पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप कहीं इधर उधर ना जाइए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी पेपर मिलेंगे और इसके साथ इसका जो लिंक है PDF का वो हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।